नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित शर्मा कोटिल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि अभी कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है और अब बहुत जल्दी एमपीएसआई की वैकेंसी भी आने को है। तो बेटा मैं आज आपको एमपीएसआई में इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करने के लिए आया हूं और इंग्लिश के सिलेबस पे हम ये पता करने वाले हैं कि इस बार एमपीएसआई का सिलेबस कैसा आने वाला है, कैसा पैटर्न आने वाला है, वो सब चीज़ मैं आपको डिस्कस करूँगा। और इसके साथ साथ जो लास्ट एमपीएसआई का पेपर आप सभी लोगों ने दिया है उसमें अभी तक कैसी इंग्लिश आई थी, कितने कितने नंबर का कौन कौन से चैप्टर से वेटेज था, वो हम सब देखेंगे। तो चलिए अपन पहले ये देखते हैं कि इंग्लिश में सिलेबस क्या है एमपीएसआई का और हमें किस पर ज्यादा फोकस करना है। मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो हम ये देखेंगे कि हमको पूरा पढ़ना है। पहला हमारा माइंड क्या रहेगा कि हमें पूरा पढ़ना है। मगर जिन बच्चों की इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है, पढ़ने में भी दिक्कत है, तो उनके लिए मैं एक गुरु मंत्र भी दूंगा इस पे। बस वही चैप्टर आप पढ़ के चले आना बेटा, आपकी नैया पार हो जाएगी, ये मैं कह रहा हूं आपसे। ठीक है, तो पहले हम पूरा देखते हैं। मगर उन बच्चों के लिए मैं जरूर ये दूंगा कि वो बच्चे जिनकी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वही चैप्टर पढ़ना बेटा जो मैं बोल रहा हूं, और डेफिनेटली आपके सामने वहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे कि हम पहले बात करें सिलेबस की, तो बेटा ग्रामर होती है दो पार्ट में। जब तक आपने देखा होगा 2017 में फिल इन द ब्लैंक्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स का वेटेज थोड़ा कम हो गया, 10 नंबर की आई फिल इन द ब्लैंक्स। मगर उसके पीछे अगर मैं जाऊं एमपीएसआई में, तो बेटा कम से कम 20-20, 22-22 नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स करें। और फिल इन द ब्लैंक्स पे क्या करता है वो, यही तो करता है ग्रामर। ग्रामर का मतलब यहां पे ये है पार्ट ऑफ स्पीच। बेटा क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है बेटा? नाउन पढ़ना है, क्लियर, नाउन, प्रोनाउन पढ़ना है, और एडजेक्टिव पढ़ना है, आर्टिकल पढ़ना है, वर्ब पढ़ना है, एडवर्ब पढ़ना है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो ये 8 टाइप की पार्ट ऑफ स्पीच होती है जो कि आपके एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में या फिर एरर के रूप में, ये लिखा है ना स्पॉटिंग एरर बेटा, यहाँ पे स्पॉटिंग एरर या फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। मगर बेटा हम ये बताते हैं नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, अगर मैं यहां पे मैंने एक सब्जेक्ट इसलिए छोड़ के रखा हुआ, मैं आपको बताने वाला हूं क्या है वो, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लगातार कंटिन्यूअसली 2011 से अगर मैं एमपीएसआई का पेपर देखूं, कंटिन्यूअसली वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर मैं नाउन, प्रोनाउन और वर्ब को संयुक्त रूप से मिला दूं तो बेटा एक चैप्टर बन जाता है जिसका नाम है सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एमपीएसआई में बहुत बड़ा वेटेज है। मान के चलिए बेटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपके 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन इस बार भी आएंगे, इस बार भी आएंगे। संभावना की तो मैं बात ही नहीं कर रहा बेटा, संभावना बोलूंगा ही नहीं मैं, ज्यादा क्या बोलूंगा, आएंगे। और वो आएंगे भी, देख लेना आप, आपको विश्वास नहीं हो रहा, इस बार आप 2021 में जो पेपर आने वाला है एमपीएसआई का, जो अंकित सर ने बोला है वो आएगा बेटा, आप खुद देखेंगे। ठीक है ना? तो बेटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे आपको पढ़ने के लिए क्या क्या पढ़ना है? नाउन आपका अच्छा होना चाहिए, प्रोनाउन अच्छा होना चाहिए, और साथ में आपकी वर्ब अच्छी होनी चाहिए। यहां पे मैं एडवांस वर्ब की चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि आपके एमपीएसआई में एडवांस वर्ब बहुत कम पूछी जाती है। एडवांस वर्ब में ओनली अगर मैं बात करूंगा तो क्या बात करूंगा बेटा? मोडाल्स। और बेटा मैं यहां पे साइन कर दूं, हस्ताक्षर कर दूं अपने कि मोडाल से फिल इन द ब्लैंक्स पे 2 से 3 क्वेश्चन इस बार भी पूछे जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो आपको मोडाल्स पढ़ना है। एडजेक्टिव अगर आप छोड़ भी दें तो बेटा एडजेक्टिव के 2 पार्ट होते हैं, एक डिटर्मिनर्स और एक आर्टिकल। तो बेटा डिटर्मिनर्स पढ़ लेना और आर्टिकल पढ़ लेना। इन दोनों को अगर मैं मिला दूं ना बेटा, 6 नंबर का वेटेज है। ये 5 भी हो सकता है, 5 से 6 नंबर ओनली का इसे डिटर्मिनर्स और आर्टिकल। अब आप बोलोगे सर डिटर्मिनर्स इतनी इंग्लिश हमें आती नहीं है, तो डिटर्मिनर्स में क्या क्या पूछा जाता है? तो बेटा अगर मैंने अभी एक शब्द यहां लिख दिया, आप समझ जाओगे क्या लिखा मैंने? फ्यू। सुना बेटा? फ्यू, फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल। तो बेटा इनको बोला जाता है डिटर्मिनर्स। और आर्टिकल भी अपने आप पे एक क्या है? डिटर्मिनर्स है बेटा। मगर आर्टिकल कहीं कहीं बुकों में क्या चैप्टर के रूप में मेंशन होता है बेटा। आर्टिकल और डिटर्मिनर कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच नहीं होता है, वो किसका भाग होता है? एडजेक्टिव। तो आप अगर एडजेक्टिव का थोड़ा बेसिक पढ़ लें, बेसिक पढ़ने के बाद डायरेक्ट अगर आप जंप कर देंगे डिटर्मिनर्स और आर्टिकल में, तो आपकी नैया पार हो जाएगी सर एमपीएसआई में। आ रही मेरी बात समझ में? चलिए नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब के अंदर आपको क्या पढ़ना है? पहला बेसिक पढ़ना है वर्ब का कि बेसिक वर्ब क्या होती है, बेसिक उसकी क्वालिटी क्या होती है। वो क्वालिटी मालूम चल जाएगी तो आप फोकस काहे में करेंगे? मोडाल्स। अगर मैं डिटर्मिनर्स, आर्टिकल, मोडाल्स की बात करूं, इन 3 में से अगर मैं फिल इन द ब्लैंक्स की बात करूं तो सर 7 नंबर का वेटेज है। सोच लो, 30 नंबर का तो क्वेश्चन आ ही रहा है। आपकी इंग्लिश कितनी पूछ रहा है वो? 30 नंबर, और 7 नंबर तो ये 3 चैप्टर ही ले जाते हैं।
6 से 7 नंबर का वेटेज तो डिटर्मिनर्स, आर्टिकल और मोडाल्स वर्ब ही ले जाते हैं बेटा। तो सोच लीजिए एमपीएसआई अगर बनना है, आपको सब इंस्पेक्टर बनना है, तो ये 3 चैप्टर में आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, साथ में सब में भी होनी चाहिए, बताऊंगा मैं। सब्जेक्ट वर्ब भी आपका अच्छा होना चाहिए। एडवर्ब में से भी हार्डली एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, 1 से 2 भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एक क्वेश्चन भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, मगर हमें फिर भी इसको पढ़ना पड़ेगा। कभी आ गया तो हम कुछ नहीं कह सकते बेटा। क्लियर। नेक्स्ट, प्रीपोजिशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर हम एमपीएसआई के दृष्टि में बात करें, और एमपीएसआई भी नहीं, मैं बोल रहा हूं इंडिया के अंदर कोई भी एग्जाम हो रहा है और जहां इंग्लिश पूछी आ रही है, प्रीपोजिशन वो पूछेगा ही। मगर अगर मैं एमपीएसआई की बात करूं तो एमपीएसआई में 3 नंबर की प्रीपोजिशन पूछेगा। वो 3 नंबर का वेटेज मान के लो आप फिल इन द ब्लैंक्स पे। और प्रीपोजिशन में भी अगर आपको बताऊं तो 2 प्रीपोजिशन पढ़नी है आपको, एक तो सिंपल और एक फ्रेजल। सिंपल प्रीपोजिशन और फ्रेजल प्रीपोजिशन। फ्रेजल वर्ब बोल दूं या फ्रेजल प्रीपोजिशन बोल दूं, क्योंकि आप फ्रेजल वर्ब प्रीपोजिशन के अंदर ही पढ़ेंगे बेटा। और अगर आप लोग इंग्लिश और अच्छी करना चाह रहे हैं ना बेटा, तो अभी से इसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। जब मैं फ्रेजल वर्ब का सेशन आपके सामने लूंगा तब तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको याद कैसे करना है। आजकल जो भी इंग्लिश में कोई भी पेपर हो रहा है, चाहे आप बैंक ले लो, चाहे आप एसएससी ले लो, चाहे आप सीडीएस एनडीए कोई सा भी ले लो, आजकल जो प्रीपोजिशन से क्वेश्चन बन रहे हैं वो कहां से बन रहे हैं? फ्रेजल वर्ब से। अगर मैं बोलूं एमपीएसआई में प्रीपोजिशन का 3 नंबर का वेटेज है, तो बेटा 1 नंबर तो सिंपल वो पूछ लेगा, सिंपल प्रीपोजिशन, मगर 2 नंबर वो क्या पूछेगा? फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब से आपसे पूछेगा, क्योंकि फ्रेजल वर्ब याद करना, उसका अर्थ निकालना, दोनों ही टेढ़ी खीर है। क्लियर। नेक्स्ट, अगर कंजंक्शन तो 2 नंबर लिख दिए बेटा मैंने ना, 2 नंबर ही आएगा। और 2 नंबर में भी बताता हूं कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, कोरिलेटिव कंजंक्शन से पूछता है वो। ठीक है ना। कोरिलेटिव कंजंक्शन मतलब अपने जोड़ीदार लेती है, जो पेयर में आती है, जो वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। क्लियर। और भी जब मैं पढ़ाऊंगा तो बेटा और भी चीजें आपको बताऊंगा, अभी तो ये बस ओनली इंट्रोडक्शन है। सोच लीजिए इंट्रोडक्शन ऐसा है, तो जब मैं आपको पूरी पिक्चर दिखाऊंगा इंग्लिश की, तब कैसा मजा आएगा आपको। इंटरजेक्शन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता, तो आपको नहीं पढ़ना है बेटा वो। बेटा ये फिल इन द ब्लैंक्स लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बोला एमपीएसआई अगर पढ़ना है तो फिल इन द ब्लैंक्स पूछे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स पे अब यही होता है सब, फिल इन द ब्लैंक्स पे यही तो पूछेगा वो, अलग से थोड़ी कोई फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स पे आपसे पार्ट ऑफ स्पीच ही पूछता है वो। फिल इन द ब्लैंक्स पे पूछेगा या तो स्पोर्टिंग एरर, जब से पहले मैंने बोला है स्पोर्टिंग एरर में क्या होता है, सेंटेंस लिख देता है वो, ऐसे सेंटेंस लिख दिया, उसको ऐसे डिवाइड कर दिया। मगर एमपीएसआई में वो इस तरह का पैटर्न नहीं पूछता है बेटा। उस पे पता क्या पूछता है वो, ये लिख दिया सेंटेंस 2 3 4 5, ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, और उसी सेंटेंस को वो 4 या 5 भागों में तोड़कर लिख देता है, और बोलता बता दो कौन से वाले पार्ट में एरर है। तो बेटा चाहे वो ऐसे आ जाए कि एक सेंटेंस लिख दे और बीच से ऐसे ब्रेक कर दे, चाहे वो उसी सेंटेंस को 4 भाग में डिवाइड कर दे, बात एक ही है। दोनों में वो क्या पूछ रहा है? स्पोर्टिंग एरर पूछ रहा है। स्पोर्टिंग एरर में एक आपको सेंटेक्स वाली एरर आती है, जिसमें आपको सेंटेंस पढ़ना होता है, उस सेंटेंस का अर्थ पता करना होता है, उसके अनुसार उसका एप्रोप्रिएट जो भी सेंटेंस है लास्ट मतलब 4 ऑप्शन में, उसको आपको लगाना होता है बेटा। ठीक है ना। तो एरर और स्पोर्टिंग एरर आपको पूछेगा तो क्या पूछेगा? वो यही पूछेगा बेटा। क्लियर। नेक्स्ट है पेराजम्मल। बेटा पेराजम्मल में लिखता नहीं, मगर मेरे को इसलिए लिखना पड़ा कि 2017 से मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर ने थोड़ा एसएससी वाला पैटर्न अपनाना स्टार्ट कर दिया बेटा। एसएससी वाला पैटर्न का मतलब यह है कि अभी तक वो पेराजम्मल, इसका मतलब होता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। आपके पास 3-5 क्वेश्चन, वो 6 ऐसे सेंटेंस होते हैं, 6 सेंटेंस में आपको पहला गिवन होता है ए और लास्ट गिवन होता है डी या ई, और आपको बीच के जो सेंटेंस है इन्हीं सेंटेंस के अनुसार क्या करना है? अरेंज करना है सीक्वेंस पे, सीक्वेंस पे अरेंज करना है बेटा। ये सीक्वेंस पे नहीं होती है। तो बेटा मैंने इधर पेराजम्बल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 2017 में एमपीएसआई में पेराजम्बल से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है। पेराजम्बल की ट्रिक होती है, मगर 99% बेटा 100% इंग्लिश में बस क्या है, अगर आपकी इंग्लिश रीडिंग कैपेसिटी अच्छी है, एबिलिटी अच्छी है, तो आपसे इंग्लिश अच्छे से बन जाएगी। तब मैं मान सकता हूं कि आप 100% सॉल्व कर सकते हैं। मगर 99% कॉन्सेप्ट होते हैं बेटा। कॉन्सेप्ट तो 100% होता है, मगर पेराजम्बल में बहुत से टीचर क्या ट्रिक बताते हैं, वो ट्रिक मैं भी बताऊंगा आपको। मगर क्या होता है कि अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छे हैं तो इसको तो आप बताए आराम से कर लेंगे बेटा। क्लोज टेस्ट या पैसेज, ये लिखा है बेटा। अगर इस बार जो एमपीएसआई का पेपर आने वाला 2021 का, अभी तक तो वो पैसेज पूछ रहा था, एक गद्यांश या पद्यांश दे रहा था। गद्यांश या पद्यांश अगर मैं हिंदी में बोलूं, ठीक है ना, इसको पैसेज कॉम्प्रिहेंशन भी बोल सकते हो। पैसेज में पूरी आपकी रीडिंग स्किल्स काम आते हैं।
बेटा इस पे कोई ट्रिक नहीं होती है, जो ट्रिक होगी वो मैं आपको बता दूंगा, मगर मेरे बच्चों ध्यान रखना कि पैसेज को पढ़ने की कोई ट्रिक नहीं होती, क्लोज टेस्ट को पढ़ने की कोई ट्रिक नहीं होती, पेरा जंबल को पढ़ने की कोई ट्रिक नहीं होती है। अगर आपके स्किल्स हैं, आप पे आपकी रीडिंग करने की, उसको समझने की क्षमता अच्छी है, तो बेटा आप उसे अच्छे से कर पाएंगे। क्लियर? तो पैसेज में 5 क्वेश्चन आएंगे। अगर उसने सपोज इस बार मुझे लगता है कि वो पैसेज की जगह ये दे देगा क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट भी इज अ काइंड ऑफ पैसेज। पैसेज होता है मगर ऐसा पैसेज होता है जिसके बीच में खाली स्थान बने होते हैं। क्या होता है बेटा? ऐसा पैसेज होता है जिसके बीच में फिल इन द ब्लैंक्स बने होते हैं, और ये वाला ऐसा पैसेज होता है जिसके बीच में फिल इन द ब्लैंक्स नहीं बने होते हैं। तो बेटा ये वाले पैसेज में आपको क्वेश्चन आंसर देता है वो, और ये वाले पैसेज में आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे देता है वो। और फिल इन द ब्लैंक्स पे क्या पूछेगा? ये पूछेगा बेटा, आ गई मेरी बात समझ में? ये पूछेगा क्या? 8 पार्ट ऑफ स्पीच। तो सोच लीजिए बेटा, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना तो 8 पार्ट ऑफ स्पीच में आपकी कमांड होना अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं वन वर्ड। तो बेटा मैंने लिख दिया एक क्वेश्चन आएगा। अब वन वर्ड वो 2 तरीके से पूछ सकता है, या तो सिंगल वन वर्ड पूछ लेगा, या वो पैसेज के अंदर कोई एक वन वर्ड लिख देगा और उसका आपको आंसर बताना है। वन वर्ड जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो आपको 1 नंबर का आएगा। स्पेलिंग एरर आपको नहीं आएगी, एसएससी में पूछी जाती है, आपको नहीं पूछी जाती, मगर मैंने लिख दी इनकेस आ गई। तो ये स्पेलिंग की जो एरर होती है, उसने 4 लिख दिए वर्ड्स, उसमें देखना है कि सही वर्ड्स कौन सा है। तो बेटा वो भी आपकी क्या करता है, आपकी इंग्लिश में डिपेंड करता है, वो मैं सिखा नहीं सकता आपको। सिनोनिम एंटोनिम्स 1 और 1 मतलब 2 नंबर। 1 नंबर का सिनोनिम्स, 1 नंबर का एंटोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची, एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम। तो बेटा एक क्वेश्चन सिनोनिम्स का आता है, एक क्वेश्चन एंटोनिम्स का आता है, और ये क्वेश्चन अलग से भी पूछ सकता है सिनोनिम एंटोनिम्स। और अभी तक तो एमपीएसआई में सिनोनिम एंटोनिम्स उसने काहे में पूछे? पैसेज के अंदर पूछे। पैसेज में किसी वर्ड को वो हाईलाइट कर देगा और बोलेगा इसका सिनोनिम बता दो। पैसेज के अंदर ही किसी वर्ड को हाईलाइट कर देगा, बोल देगा एंटोनिम्स बता दो। तो बेटा इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 बचे हुए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और एक्टिव पैसिव वॉइस। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को आप क्या बोलते हो बेटा? नरेशन के नाम से भी जानते हो। तो नरेशन से 1 या 2 का रेशो होता है, 1 भी पूछ सकता है, 2 भी पूछ सकता है। सेम रेशो आपका रहता है एक्टिव पैसिव वॉइस। और बेटा नरेशन और पैसिव वॉइस से आपके 2021 में अनिवार्य है आना, आएगा ही। लिख देता हूं यहां पे, साइन कर दूं, तो बेटा आएगा ही। यहां पे जो मैं बोल रहा हूं ना बेटा, वो आएगा आपको। फिर मैं बोल रहा हूं, क्योंकि देखो क्या होता है कि एग्जाम सॉल्व करने से पहले उसकी रूपरेखा हमको मालूम होनी चाहिए कि कौन से पोर्शन से वो ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला है। क्या होता है कि हम लोग एमपीएसआई, सपोज एमपीएसआई की तैयारी करने, तो अपन पढ़ने लगते हैं बेटा। पढ़ने से पहले उसको समझो कि बेटा उसके पेपर में क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, कहां किस पोर्शन से ज्यादा पूछ रहा है। जीएस वाला पार्ट के कहां से पूछ रहा है, मैं इंग्लिश की नहीं बोल रहा, मैं सभी का बोल रहा हूं। मैथ्स भी अगर आ रही तो मैथ्स में भी कौन सा पार्ट ज्यादा आ रहा है, उसको पहले ज्यादा कवर कर लो, पहले उसको कवर कर लो, उसके बाद आगे आगे पढ़ते रहना आप, आपकी मर्जी। ठीक है, तो बेटा ये कुछ रहता है। इस पे मैंने आपको आगे का एक चीज और बताई है, ये 2017 में एमपीएसआई का पेपर आया हुआ है बेटा। ठीक है ना, देख लो प्रीपोजिशन मैंने 3 नंबर बोले थे, देखो ये 3 से 4 लिखा हुआ है। तो आप 3 तो भाई ऐसे गोला कर लो, आने ही है फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर। ठीक है ना, आर्टिकल में 3 से 4 बोला था मैंने। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो मैंने नहीं लिखा था मगर बाद में लिख दिया था, क्यों? क्योंकि बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन हो सकता है, पहला क्वेश्चन ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। ठीक है ना, तो 3 से 4 मतलब 3 लेके चलो, मैं तो बोल रहा हूं 2 लेके चल लो, मिनिमम लेके चल लो। मैक्सिमम भी आपको लेके चलना, मगर मिनिमम 2 तो आएंगे ही। ठीक है ना, ये आए हुए हैं, ये मैंने नहीं करा, ये आए हुए हैं, ये मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूं, ये हमने पेपर को एनालाइज करके मार्क्स निकाल के आपके सामने बस प्रस्तुत करा हुआ है बेटा। देख लो एडजेक्टिव से, एडजेक्टिव मतलब यहां पे पता क्या है? डिटर्मिनर्स और आर्टिकल से। क्लियर? एडवर्ब से 3-4 क्वेश्चन आए हैं, एडवर्ब से 3-4 क्वेश्चन आए हैं, मगर वो अलग तरीके से वर्ब के सेंस पे पूछे गए हैं। आपको टिपिकल एडवर्ब नहीं पूछा गया बेटा। टिपिकल एडवर्ब आपके एमपीएसआई में नहीं पूछेगा, नहीं तो आप लोगों की दिक्कत हो जाएगी ना बेटा। अपन का लेवल अपन को जो वो देता है ये पूछ लूंगा, और आपको हाई लेवल दे दे तो दिक्कत आती है। ठीक है, तो यहाँ एडवर्ब में यहाँ पे उसने वर्ब के सेंस पे एडवर्ब पूछा है लो लेवल पे। 10 से 3 से 4 क्वेश्चन, 10 से जो क्वेश्चन बनते हैं वो सिंटेक्स वाले बनते हैं। जैसे मैंने बताया था, एक सेंटेंस दे देगा वो, उसको सही करना है आपको कि एप्रोप्रिएट क्या है। तो जब एप्रोप्रिएट तब लिख पाओगे जब आपको टेंस का नॉलेज होगा बेटा। ठीक है ना, सेंटेंस का पार्ट है टेंस। ठीक है, प्रोनाउन, कंजंक्शन, नाउन 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए थे। वॉइस, एक्टिव वॉइस, परेशन, नरेशन देख लो बेटा, 1 से 2 क्वेश्चन आए, मैंने वहां भी बताया था 1 से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। ये पैसेज 4 क्वेश्चन आए हैं, और ये जो सेंटेंस कैन बी रिटन विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, वही सेंटेंस वाला, ये टेंस वाला,
कि सेंटेंस को आपको विदाउट उसका अर्थ चेंज करके उसको सही करना है। तो एक क्वेश्चन ये आया था, इसमें एक चीज मिसिंग है, मैं लिख देता हूं बेटा, पेरा जंबल्स। तो पेरा जंबल्स मिसिंग है, पेरा जंबल के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे यहां पे, ठीक है बेटा। पिछले बार 2017 में जो इधर नहीं लिखा है मैंने यहां पे आपको एक्स्ट्रा लिख दिया है, ठीक है। पेरा जंबल इस बार भी पूछा जाएगा, क्योंकि अब वो धीरे धीरे एमपीएसआई का लेवल भी थोड़ा सा बढ़ा रहा है, थोड़ा सा उसको एसएससी टच दे रहा है बेटा, ठीक है ना बेटा। तो मगर एसएससी टच दे रहा है इसका मतलब ये नहीं बेटा कि एसएससी ही जैसा हो जाएगा। मेरी बात याद रखना, जो एमपीएसआई की तैयारी कर रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है, उसका लेवल थोड़ा कम है। एसएससी में एक्चुअली लेवल नहीं है, ज्यादा पूछता है, वो अंतर इतना है। अगर मैं बोलूं एडवांस वर्ब, तो एमपीएसआई में एडवांस वर्ब नहीं पूछ रहा है वो, मगर एसएससी में पूछ रहा है। क्लियर? तो बेटा ये आपको ऐसे स्ट्रेटजी से इंग्लिश को पढ़ना है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा, और बेटा समझ में आ गया होगा ना, तो आज ही से तैयारी स्टार्ट कर दो बेटा। जो जो चैप्टर को मैंने आपको बोला ना कि आना ही है, उससे स्टार्ट कर देना है ना। तो नेक्स्ट जो भी रहेगा हमारा, जो भी क्लास आने वाली है बहुत जल्दी, क्लास आने से पहले हमने कुछ आपके लिए रूपरेखा प्रारूप तैयार करके आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। आगे आपको क्लास का भी लुत्फ मिलेगा बेटा। तो आज के लिए मैं ये क्लास यहीं समाप्त कर रहा हूं। आई होप आपको सब चीज समझ में आई होगी, अच्छे से आई होगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।